इसी महादंगल की श्रृंखला में, जहाँ पे एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज प्रत्याशी हैं और एक तरफ भाजपा के, और लेकिन सुर्खी की जनता ये फैसला नहीं कर पा रही है कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो इसी में एक निर्दलीय प्रत्याशी हमारे मुकेश कुमार अहिरवार जी भी इस दंगल में आए हुए हैं। तो इनसे हम जानेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में कि आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा क्या है। मुकेश जी बताएं आप हमारे दर्शकों। मेरा नाम मुकेश कुमार अहिरवार है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा जन्म स्थान ग्राम सोटिया राजघाट के पास है जो कि, और शिक्षा मेरी बीएससी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, और हमारा कंप्यूटर डिप्लोमा है भोज यूनिवर्सिटी से। उसके साथ में मैंने 3 साल साइबर कैफ़े चलाया और 4 साल आधार कार्ड बनाए हैं, और 2 साल नगर निगम में राजीव आवास योजना में काम किया है। और अभी वर्तमान में हमारा कंप्यूटर सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है कॉमन सर्विस सेंटर, उसके अंतर्गत जैसे आयुष्मान कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, और जितने भी ऑनलाइन से संबंधित काम हैं वो सारे उसमें होते हैं। तो ये है, और साथ में मैं गुरु रविदास धाम कर्रापुर स्कूल है जो, उस समिति में मैं सचिव हूँ, और वहाँ मंदिर के माध्यम से समाज की सेवा कर रहा हूँ। तो अब जब आप समाज की सेवा कर रहे हैं जी सर, और आपने बताया कि आप एजुकेटेड भी हैं और काफ़ी अच्छी आपकी तालीम रही है, साथ में कंप्यूटर का भी वर्क आप अच्छा करते हैं, तो लेकिन फिर अचानक ही आपका बाबा वाला लिबास? उसका मुख्य कारण ये है कि आज के समय जितने साधु हैं जी, कोई भी पढ़ा लिखा और एजुकेटेड उस स्तर का नहीं है, या क्योंकि समाज को जोड़ने के लिए कोई भी समाज हो दुनिया में, उसको केवल धर्म के माध्यम से ही एक मंच पे लाया जा सकता है। जब आपको एक ही टारगेट है कि धर्म के माध्यम से लाए, एक ही मतलब माध्यम है धर्म, जब आपको धर्म के माध्यम से सबको एक मंच पे ला सकते हैं तो आपको धर्म का चोला तो धारण करना ही पड़ेगा। तो मतलब आपका कहना है तो अगर सारे राजनेता धर्म का चोला पहन लें तो वो सबको एक मंच पे ला सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो देखिए, जैसे आसाराम बापू हो गए, राम रहीम हो गए जी, तो इनने चोला पहना और धर्म को बदनाम कर दिया। मतलब आपका कहना है कि चोले की गरिमा रखना चाहिए? गरिमा रखना चाहिए आप यदि। लेकिन फिर ये तो परिवार के विषय में बताएंगे ज़रा। हाँ, मेरी पत्नी है रोशनी अहिरवार और एक बेटा है दीपेंद्र अहिरवार जी। अभी सन 2016 में मेरी शादी हुई थी जी, और 2018 में बेटा पैदा हुआ, अगस्त 2018 में। तो 2 साल का बेटा है। और शादी का तो साहब ऐसा है कि जिस परिवार में मैंने शादी की है उनके यहाँ 6 लड़कियाँ हैं और 1 भाई है। पिताजी बीमार रहते हैं उनके। तो मैंने जानबूझ के शुरू से मेरा उद्देश्य था कि मैं किसी न किसी गरीब परिवार में ही शादी करूंगा और दहेज के नाम पे तो कुछ लूँगा ही नहीं। तो जब आपकी शादी हुई थी तो तब आप बाबा जी थे कि नहीं, वो तो अभी मुश्किल से 1.5 साल हुआ। तो परिवार वाले ऑब्जेक्शन नहीं लेते कि अभी शादी को 3-4 साल ही हुए, बेटा भी छोटा है? और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे परिवार हमारे हर फैसले में साथ है। और अभी उस शादी के बाद मैंने अपनी वाइफ को 3 साल पढ़ाया भी है। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर से, सदुरा राय पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर से फैशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा करवाया उसको। अभी इसी साल उसका कंप्लीट हुआ है। कोई धार्मिक प्रशिक्षण भी लिया आपने? धार्मिक प्रशिक्षण को तो साहब बहुत सारे संतों की संगति की है जी, जिसमें ब्रह्मदंडी महंत श्री अमृतानंद सरस्वती जी हैं, हमारे गुरु महाराज हैं संत पंचमदास जी महाराज, और हरियाणा के संत हैं त्रिलोक गुरु जी महाराज, और भी मतलब बहुत सारे संत हैं जिनमें रहा हूँ। तो इसके साथ में सबसे बड़ा हमारा विश्वविद्यालय में जो कबीर छात्रावास है उसके सामने एक शिव जी का मंदिर है काफ़ी प्राचीन। तो वहाँ हम 2006 से सेवा कर रहे हैं। तो वहाँ ऊपर मंदिर से लेके नीचे जो आईवी की बिल्डिंग है वहाँ तक जहाँ पहाड़ी समाप्त होती है, वहाँ से ऊपर से नीचे तक हमने रास्ता बनाया था। आपने बताया आप काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई के बाद आपको दूसरा मार्ग मिला संतों का साथ का, तो आप बाबा जी बने। फिर अचानक ये राजनेता बनने का शौक़ कैसे आया आपको? नहीं, ये दरअसल क्या है,
ये आज से नहीं है, ये मैं शुरू में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा, उसके बाद सेवा भारती में भी रहा, संघ के साथ भी रहा। तो विद्यार्थी परिषद में अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला संयोजक था मैं 2008 में, उसके पहले सहनगर मंत्री था 2007 में। तो विद्यार्थी परिषद में कुछ जातिगत कारणों के कारण मुझे संगठन छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो हमको हीन दृष्टि से देखते थे। मतलब आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक जातिवाद बड़ा मुद्दा होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल है मुद्दा, उसमें कोई दो मत की बात ही नहीं है। और जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं उसको लोग शायद पिछड़ा हुआ समझते हैं ज़्यादा। हाँ हाँ, वो तो हज़ारों साल से है, उसमें कोई। तो क्या जो आप सुर्खी के दंगल में कूदे हैं, आप देख रहे हैं कि जहाँ बड़े बड़े महारथी इस समय सुर्खी के दंगल में आए हुए हैं, तो उसमें आप अपना मुकाम कैसे बनाएंगे? देखिए साहब, ये दंगल जो है ये जनता के बीच और प्रत्याशियों के बीच है। इसमें दोनों ही पार्टियों के पास कोई प्रत्याशी है नहीं। जिस प्रकार से आईपीएल में खिलाड़ी खरीदे जाते हैं, उसी प्रकार से दोनों पार्टियां आज कंपनियां बन गई हैं और दोनों ही दल एक अच्छे से अच्छा प्रत्याशी खरीद के मैदान में उतारना चाहती हैं ताकि उनकी विधायकों की संख्या बढ़ सके। एक वो प्रत्याशी हैं जो आज वर्तमान में मंत्री भी हैं, जिनको जनता ने 15 साल के बाद मतलब बार बार जिताया, फिर आपकी सरकारी बना दी, मंत्री बना दिया, 2 पद आपको दे दिए सरकार ने। उसके बाद भी आपने अपनी बनी बनाई सरकार गिरा दी। जिसने अपनी खुद की सरकार गिरा दी हो, उसको आप यदि दोबारा अवसर देंगे तो आपको तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा दूसरे की सरकार न गिराए? क्योंकि आप तो पाला बदल के आए हैं। जब आप पाला बदल के आए हैं तो इस बात की गारंटी तो हो ही नहीं सकती, कोई भी, मोदी जी भी नहीं दे सकते इस बात की गारंटी। वो ठीक है, लेकिन जो जीतने वाली टीम है जी, जिसकी सरकार थी, जी जी, उससे भी तो एक उम्मीदवार वो शासन छोड़ के आए। हाँ, दोनों का ही मैं कहूँगा। वो पहले भी सक्रिय राजनीति में नहीं थी, पारुल दीदी पहले सक्रिय राजनीति में नहीं थी। अचानक से वो सिर्फ सुर्खी का चुनाव लड़ने के लिए उसमें आई। उसके बाद 5 साल उनने जनता को शकल दी। अब जब ये चुनाव फंस गया तो उनने फिर पाला बदल दिया। तो उनको चुनाव से और जनता से कोई मतलब ही नहीं, मतलब सुर्खी की जनता से, उसके विकास से कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ मतलब है कि हम तो विधानसभा पहुंच जाएं कैसे भी। मतलब सुर्खी विधानसभा जिसके अंतर्गत 300 गांव आते हैं जी, तो हर गांव में आपकी क्या भूमिका है और आप जो चुनाव लड़ रहे हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, इतने दिग्गज नेता जब चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके अलावा आप जनता को क्या देंगे? जनता आपको क्यों वोट दे? जी, उसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि एक तो हम ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और गरीबी हमने देखी है और गरीबों का दर्द हम समझते हैं। तो अभी जब हम क्षेत्र में गए जनसंपर्क में, तो मैंने हर जगह देखा, ना कहीं सड़कें हैं, ना कहीं पानी की व्यवस्था है और ना कहीं रोज़गार है। तीनों चीज़ों में पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। तो अब मेरा देखिए, जैसे एक बीना बांध का मामला है, तो बीना बांध के मामले में लोगों की मांग थी कि 15 लाख मिले। 184 गांव के आसपास उसमें आ रहे हैं डूब में। तो वो अब ये काम किसका होता है कि लोकल विधायक उनको न्याय दिलाए, लेकिन लोकल विधायक खुद ही दलाली में लगा है। तो जो 15 लाख की मांग कर रहे थे उनको वो 4 लाख पे ले आए, इनको 4 लाख दो और भगाओ। तो आप बताइए साहब, जिसकी ज़मीन चली जाएगी, जिसका रोज़गार चला जाएगा, वो क्या 4 लाख में दूसरी जगह रोज़गार जमा पाएगा, ज़मीन ले पाएगा? मेरा आपसे ये प्रश्न है जी कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुर्खी की जनता, बांध तो एक अलग चीज़ है, जी जी, हाँ, बनेगा, 4 लाख लेके लोग चले गए, पता नहीं कौन कौन ले गया, जी, और कई लाख अभी आने वाले समय में और लेके जाएंगे, और लेके जाएंगे बिल्कुल। लेकिन सुर्खी की जनता आप पे भरोसा किस तरह से करेगी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, तो लोगों की समस्याओं को समझता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारा फोकस रहेगा सुर्खी क्षेत्र जो पूरा है, पूरे ही क्षेत्र में पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले तो आदमी को स्वच्छ जल मिले। सुना है किसी गांव में 1 लोटा पानी भी खरीदा जाता है। हाँ, बराबर, बिल्कुल। बताएंगे उस गांव के बारे में ज़रा? अभी सर उसकी जानकारी हम शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। क्या है कि टाइम हमें मुश्किल से 10 दिन का मिला। 19 तारीख को हमारा नॉमिनेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद 3 दिन हमें रेगुलर मीटिंग में निकल गए, तो फिर हमें उतना टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन ये बात बताइए, ठीक है, इतने बड़े बड़े जो उम्मीदवार जी,
और जिनके साथ हजारों कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जी जी जी। तो उनमें आप कैसे उनको टक्कर दे पा रहे हैं, कैसे उनसे लड़ पा रहे हैं, और क्या समस्या है? शायद मेरे ख्याल से धमकी अमकी भी आई होगी मेरे ख्याल हाँ, से। वो तो आई थी, शुरू में ही आई थी, तो मैंने एक कंप्लेंट दे दी थी जी श्री बसंत कुमार जी के नाम से, जो मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त हैं। जी। तो उसके बाद से किसी का फ़ोन नहीं आया। तो ऐसा आपको, आप जाते हैं कि इतने मतलब उनकी एक कहावत है पुरानी कि जी। दो चक्की के पाट में पिस गए, तो ऐसी कोई समस्या तो नहीं नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अपन को उस चीज़ से सुना है कि आप अपने अहरवार समाज से काफ़ी अच्छे प्रवक्ता भी हैं, जी जी और काफ़ी कार्य आपने अपने समाज के लिए किए हैं। जी। तो सुर्खी में जो अहरवार समाज है उसका कितना सपोर्ट है आप? देखिए साहब, हमारे जो गुरु रविदास धाम कर्रापुर मंदिर है जी। वहाँ से सारे जिले भर के साधु और प्रदेश भर के साधु जुड़े हुए हैं, तो उनका पूरा 100% समर्थन है, और प्रत्येक साधु कम से कम 10 से 20 गांव कवर कर रहा है। सारे तो साधु ये सामने भरोसा है लगे कि समर्थन है? हैं। जी बिल्कुल भरोसा 100%। और आप सुर्खी की जनता से कुछ कहेंगे अब? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने गोविंद सिंह जी को 3 बार जिताया, मंत्री बनाया, सरकारी बनाई, पारुल दीदी को जिताया, 5 साल बाद 5 साल तक उनने आपको शक्ल नहीं दिखाई, फिर से आपके सामने खड़ी हैं। इसी प्रकार गोविंद सिंह भी आपके सामने फिर से खड़े हैं। मैं ये चाहता हूँ कि दोनों को आपने देख लिया बार बार, मेरे पास तो मुश्किल से 2.5 या 3 साल का समय है। एक बार आप हमें अवसर दें और फिर हम आपको बताते हैं कि सुर्खी का विकास किस प्रकार से होगा। लेकिन एक ये बात भी सामने आती है जी कि अगर सरकार किसी की भी हो जी। और विधायक उस पार्टी का नहीं होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है साहब। यदि विधायक में दम है, विधायक जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनकी सरकारें कभी नहीं रही, उसके बाद भी उनने क्षेत्र में विकास किया। विधायक निधि तो हर विधायक को मिलती है। जब विधायक निधि मिलती है तो वो जाति कहाँ है? आप यदि 15 साल विधायक रहे, 15 साल में आप 10-10, 20-20 गाँव में भी सड़कें बनवाते, तो पूरे गाँव में कहीं ना कहीं तो सड़कें दिखती। मतलब आपका कहना है सड़कें बदहाल है सुर्खी की? हाँ, सड़कें भी, पानी भी, हर चीज़ है बदहाल। आप यदि टारगेट लेते कि हमें 10-20 गांव एक साल में करना, और विधायक निधि हर साल मिलती है, ऐसा नहीं कि एक साल में खत्म हो जाए। जब आप सुर्खी में गए जी, तो मेरे ख्याल से 300 गांव आते, तो 300 गांव तो आप अभी नहीं जा पाए, नहीं जा क्योंकि पाए। समय जी, कम जी, है। जी, जी। तो मुख्य आपको क्या समस्या समझ में आएगी? आप अगर जनता आपको वोट देगी जी। तो आप उसको सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी आपकी? 3 चीज़ें हैं उसमें प्रमुख हैं। सबसे पहला तो है पानी, दूसरा है सड़कें, और तीसरा है रोज़गार। तीनों चीज़ों पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। और जो सबसे इसके साथ है शिक्षा। स्कूल इतनी ज़्यादा बदहाल हैं कि बहुत ही ख़राब स्थिति है। कहीं कहीं ऐसे हैं कि जहां हाई स्कूल की मांग हो रही है, तो वो कई सालों से हो ही रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये जो अभी जो और भी प्रत्याशी हैं जी। इनके लिए पूर्व मुख्यमंत्री आम सभा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आके आम सभा कर रहे हैं, तो उसको आप किस नज़रिए से देखेंगे? देखिए साहब, यदि अपन पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो वो जो अपने ही लोगों को नहीं संभाल पाए, वो दोबारा से किस मुंह से आपके सामने आ रहे हैं। और जो व्यक्ति जिनको आपने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार सरकार बनाई, उसने यदि आप उस जनता ने यदि आपको दोबारा घर बिठा दिया 4थी बार, तो आपने मतलब विधायक ही खरीद लिए, दूसरे की बनी बनाई सरकार ही गिरा दी। तो आपका कहना ये है कि अभी जो चुनाव सुर्खी के चल रहे हैं, जी, दिवाली तो है, मेरे ख्याल से धोखे की दिवाली ना हो जाए जनता जी के जी। साथ। नहीं, जनता के साथ धोखे की दिवाली बिल्कुल नहीं होने वाली है। जनता को ये तय करना है कि हमें इन दोनों ही प्रत्याशियों को, दोनों ही पार्टियों को करारा जवाब देना है। तो क्या जनता इतनी जागरूक है अभी वहाँ की कि केवल वो लोगों का वर्चस्व देख रही कि नहीं? ये नहीं, वर्चस्व कोई नहीं देख रहा साहब, वर्चस्व तो कोई व्यक्ति देख ही नहीं रहा। उनको तो नया प्रत्याशी चाहिए, और लोग खुल के कह रहे हैं। कहा जा रहा है इस समय तो वर्चस्व की लड़ाई है सुर्खी। नहीं नहीं, वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन जनता के वर्चस्व की और प्रत्याशियों को सबक सिखाने के वर्चस्व की लड़ाई है। ये सुर्खी की जनता चुनाव लड़ रही है, पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं। मतलब आपका ये कहना है कि अगर दूसरी जनता भी इस समय भरोसा नहीं कर रही, किसी पर नहीं कर रही, दोनों में से किसी पर भी नहीं कर रही। लोगों को कहना कि हमें नया चेहरा चाहिए। तो आपका कहना ये है कि जब दोनों पे भरोसा नहीं करे तो नए चेहरे के रूप में आप उनके सामने हैं। जी, और हमारा 100% टिकाऊपन का रिकॉर्ड है। जी। जिस व्यक्ति ने अपने शादी में 1 रुपया ना लिया हो, और जो समाज सेवा से जुड़ा हुआ हो पहले ही से, तो उस पर भरोसा नहीं करोगे तो फिर आप किस पर भरोसा करोगे? तो हमारे साथ थे
सुर्खी विधानसभा के प्रत्याशी मुकेश कुमार अहरवार बाबा जी, इनसे हमारी भेंट हुई और इनका ये दावा है कि अगर सुर्खी की जनता इनके बारे में सोचती है तो ये बाकायदा जब तक भी ये अपने पद में रहेंगे सुर्खी के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे और पानी और सड़कें जो मुख्य समस्याएं हैं उनका ये हल करके देंगे। चाहे ये शासन में चाहे सरकार किसी भी की भी रहे, लेकिन ये बाकायदा जनता के साथ खड़े होके कंधे से कंधा मिला के जनता की समस्याएं सुनेंगे, जनता के लिए हित में काम करेंगे और ये अपने वचनबद्ध हैं कि ये केवल जनता के लिए ही समर्पित रहेंगे। जी जी बिल्कुल 100%। मैं सुनील नेमा, आप देख रहे थे न्यूज़ 20 नेटवर्क सागर।